Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this lecture of physics. This lecture is related to the chapter light. इस lecture के अंदर हम कुछ important MCQs को with reason discuss करेंगे जो कि past exams में बहुत ज़्यादा repeat हुए हैं, चाहे वो entry test के exams हो या physics के दूसरे competitive exams हो. These MCQs are very important from conceptual point of view. So हम इनको इनकी reasons के साथ discuss करेंगे. So this lecture may be very helpful to you. Okay, let's start from very basic MCQ. First MCQ है optical active crystals rotate the. Optical active crystals वो होते हैं जो आमतौर पर polarization plane को rotate कर देते हैं. यानी पहले जो है light की जो polarization है जब उन crystals में से pass होती है वो अगर along the x axis आ रही है light travel करती हुई, उसकी जो ऑसिलेशन है तो वो उसके बाद हो सकता है अलोंग द वाई एक्सिस या अलोंग एनी अदर एंगल विद द एक्स एक्सिस वो उसको रोटेट कर देते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल कि जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो उसको एट सम एंगल जो है वो रोटेट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. ये वही एमसीक्यू है जो प्रीवियस एमसीक्यू के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव अभी हमने देखा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट कर दें एट सम एंगल तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है. आमतौर पे ये सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं और इसमें अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो शुगर भी एक क्रिस्टल है, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम क्लोरेट, बट वाटर इज नॉट द सॉलिड, इट इज इन लिक्विड फॉर्म और ये पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट नहीं कर रहा होता. इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों चीजें ऑब्जर्व हो रही होती हैं. इंटरफेरेंस भी, यानी इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो वेव्स हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होने के बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बना रही होती हैं, जिससे कंस्ट्रक्टिव की जगह पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव की जगह पे हमें डार्क फ्रिंजेस नजर आ रहे होते हैं. और डायफ्रैक्शन भी हो रही होती है. डायफ्रैक्शन का मतलब है कि जो लाइट है वो बेंड कर रही होती है अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दोनों चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सो दिस विल बी द आंसर. When light incident normally on thin film, the path difference depends on. जब भी लाइट किसी थिन फिल्म पर आके इंसिडेंट होती है, थिन फिल्म में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी लाइट आके स्ट्राइक करती है तो उसका कुछ हिस्सा वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द थिन फिल्म, क्योंकि वो कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट होती है. तो इस तरह से दो वेव्स जो हैं वो एमर्ज आउट होती हैं फ्रॉम द सेम सरफेस. और ये जो दो वेव्स एमर्ज आउट हो रही होती हैं ये दोनों किसी भी पॉइंट पर मिलने के बाद आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होती हैं. और वो जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है, विच इज नोन एज पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो सेकंड वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है. और ये पाथ डिफरेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है. एक तो ये इस फिल्म की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा इस पर कि ये किस नेचर की है, और तीसरा लाइट ने कौन से एंगल पर इंसिडेंट किया है. सो ऑल फैक्टर्स आर मेंशन्ड इन इट. Which of the following properties of light does not change with the nature of the medium? मीडियम के चेंज होने के साथ साथ इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होती? दिस इज फ्रीक्वेंसी. इसलिए आमतौर पर फ्रीक्वेंसी को वेव्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है और वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है. बट ओवरऑल नंबर ऑफ वेव्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन एनी मीडियम वो कांस्टेंट रहती हैं. सो इसलिए फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट. लाइट रीच द अर्थ फ्रॉम सन इन नियरली. एक फिक्स टाइम है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती है, बिकॉज इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती. और ये तकरीबन 8 मिनट और 30 सेकेंड्स में पहुंचती है, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट इन स्पीड और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और हाई स्पीड की वजह से ये वेरी शॉर्ट टाइम में, इतने टाइम में सन तक पहुंच जाती है. ओके, नेक्स्ट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिशेस दैट. यंग्स एक्सपेरिमेंट किस चीज को जस्टिफाई कर रहा है? तो अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें
तो उसके अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इंटरफेरेंस को, या दूसरे लफ्जों में उसके साथ साथ जो लाइट कॉर्नर से बेंड हो रही होती है दैट इज डाइफ्रैक्शन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, दीज आर रिलेटेड टू वेव्स। तो इसलिए ये लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करें, उसको जस्टिफाई करें, और यंग्स एक्सपेरिमेंट से लाइट की वेव नेचर प्रूव होती है। हाइगन कंसेप्शन ऑफ सेकेंडरी वेव, हाइगन के जो कंसेप्शन था सेकेंडरी वेव्स के हवाले से, उसमें क्या एक्सप्लेन होता है, वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था उसने टू फाइंड अ वेव फ्रंट। उसके मुताबिक लेट्स सपोज एक सोर्स है एंड दैट इज अ पॉइंट सोर्स, और वो लाइट को एमिट कर रहा है, तो वो स्फेरिकल डायरेक्शन में करेगा इस तरह से, और इस सरफेस को जिस पर तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सोर्स से इक्वल होगा, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, और ये पहला वेव फ्रंट बनेगा। और प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है आगे एज अ सोर्स बिहेव कर रहा होता है, और हर सोर्स जो है वो आगे फर्दर कुछ वेव फ्रंट्स को एमिट करेगा, और सेकेंडरी वेव फ्रंट की इनको हम वेवलेट्स का नाम देते हैं। और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है अगर हम वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो इन सब की जो सरफेसेस हैं उनके साथ हम कॉमन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड था हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक, जिसमें हम सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्राइमरी वेव फ्रंट से किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज नोन एज, बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है दैट इज नोन एज डाइफ्रैक्शन। लाइट जब किसी भी स्लिट में से पास होती है तो पास होने के बाद वो उसमें से बेंड होती है इन ऑल डायरेक्शंस, एंड दिस इज नोन एज डाइफ्रैक्शन। कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल्स इज नोन एज डाइफ्रैक्शन। ठीक है। ओके, सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन्स रिंग इज, अगर हम न्यूटन्स रिंग का सेंट्रल स्पॉट देखें तो वो डार्क होता है, और वो डार्क क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। न्यूटन्स रिंग के ऑपरेटस में जिस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आती है वो कुछ इस तरह से सिस्टम होता है। एक ग्लास प्लेट होती है और इसके ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड जो है वो कन्वेक्स लेंस से मिल रही होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो जब लाइट यहाँ पर आके स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक बैक होने के बाद जब वो वापस जाती है, तो जब वो मिलती है जिस पॉइंट पर, तो उस जगह पर जो है हमारे पास इस तरह से इंटरफेरेंस होती है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है, दिस थिकनेस बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, दिस थिकनेस इज इफेक्टिवली जीरो। लेकिन ये एक्चुअल में जीरो नहीं होती। एक्चुअल में यहाँ पे एक माइन्यूट सा पार्ट डिफरेंस जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान में एक थिन फिल्म आ गई है, और वो थिन फिल्म जो है वो कौन सी है, दैट इज थिन फिल्म ऑफ एयर। तो मिनिमम जो एक मिनिमम थिकनेस की वजह से मिनिमम जो थिन फिल्म ऑफ एयर आती है, तो उसमें पार्ट डिफरेंस जो बन रहा होता है वो लैम्डा बाय 2 का बन रहा होता है। और जब लैम्डा बाय 2 का, एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टिव वेव में लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होता है, तो उस टाइम जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान जो लाइट वेव्स हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास डार्क स्पॉट बनता है। नेक्स्ट है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस मीडियम गिव्स राइज टू। अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जस्ट, और मीडियम होमोजीनियस मींस उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो डेंसिटी है वो एक जैसी है, नेचर एक जैसी है, तो फिर किस तरह का वेव फ्रंट बनता है, तो वो लाइट को हर तरफ एमिट करेगा, हर तरफ। और इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो हैं वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर एमिट होंगे, जैसे कोई फुटबॉल या बॉल होती है उस तरह से लाइट जो है हर तरफ एमिट हो रही होगी। सो इन दिस वे spherical wavefront will be formed. Locus of all the points in a medium having the same phase of vibration is, that is known as wavefront. Wavefront वो सरफेस होती है जो एक कॉमन सरफेस होती है किसी भी पॉइंट सोर्स से रिलेटेड, किसी भी लाइट सोर्स के एक खास डिस्टेंस के ऊपर, जिसका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होता है, यानी इन सारे पॉइंट्स पर लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेव फ्रंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। Okay, next is monochromatic green light of wavelength. This one is the wavelength. Lambda illuminates a pair of slits 1 millimeter apart. This is the distance. इसको 1 millimeter को हम चेंज कर सकते हैं into मीटर, और इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 power minus 3 से। Formed on a screen from 2 meter away. स्क्रीन से
जो इंटरफेरेंस पैटर्न का जो स्लिट्स का डिस्टेंस है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमने बताना है कि जो विड्थ है आपस में ब्राइट लाइंस की, यानी जो फ्रिंजेस की जो आपस में विड्थ है वो कितनी है। तो उसका फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। लेमडा की वैल्यू होती है 5 इंटू 10 पावर -7, एल इज 2 एंड डी इज 1 इंटू 10 पावर -3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 पावर -3, और 10 पावर -3 के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये 10 पावर -3 मीटर में आएगा, तो इसको हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट ऑफ। दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होंगे? जब वो लाइट एमिट करेंगे सेम वेवलेंथ की विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी वेवलेंथ और फेज डिफरेंस ये दोनों चीजें सेम हो, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कोहेरेंट सोर्स। When crust of one wave falls on the trough of other, then this phenomena is known as। बहुत सिंपल, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल करो इस तरह से, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो आउटपुट, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू, फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा वाई से लिखते हैं and it is equal to lambda L over D, where lambda is the wavelength of light use, जो हम wavelength जो light use कर रहे हैं उसकी wavelength, L is the distance of fringes from the slit, fringes का slit से कितना distance है वो perpendicular distance L होगा, and D is the spacing between slits के दरमियान में जो आपस में फासला होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ व्हाइट लाइट इज यूज, अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो क्या इफेक्ट होता है? तो उस केस में हमारे पास कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे। क्यों कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे? उसकी रीजन ये होगी कि व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं? इट हैज 7 कलर्स। 7 कलर्स मींस व्हाइट लाइट हैज 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और हर वेवलेंथ सेपरेट इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि उसकी जो बेंडिंग की अमाउंट होगी, डायफ्रैक्शन होगा जो उसने बेंड करना है कॉर्नर से, वो डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होने की वजह से जब वो जाके मिलेंगी तो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फेज होने की वजह से जो है उनका डिफरेंट इंटरफेरेंस होगा। तो एक पॉइंट पर येलो लाइट कर रही होगी, दूसरे पॉइंट पर ग्रीन कर रही होगी, तीसरे पर ब्लू कर रही होगी, तो हमें डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स जो है वो नजर आएंगे, अकेली व्हाइट लाइट नजर नहीं आएगी। The velocity of light was determined accurately by, velocity of light was determined accurately by Michelson। Michelson का एक apparatus था, उसमें आप देख सकते हैं, और उसके अंदर उसने जो है वो टाइम नोट किया था लाइट को ट्रेवल करवाने के लिए, और उस टाइम के लिहाज से जो है उसको फ्रीक्वेंसी पहले पता थी, जो वो मिरर था उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये भी नोन था, और उस फार्मूले को उसने यूज करते हुए ये एक इक्वेशन आई थी, और इस इक्वेशन से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फाइंड की थी। द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट बीम्स इज दैट द पार्ट डिफरेंस शुड बी। देखें, कंडीशन ये है कि जो पार्ट डिफरेंस है उसको इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का। यानी फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये एक वेव है, अब दूसरी वेव इससे एक वेव पहले गुजर चुकी है इसकी, ऐसे वन कंप्लीट वेव, और फिर दूसरी वेव आई है। तो अब क्या होगा? देखें, इनके और इनके जो दोनों में डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ का है, पार्ट डिफरेंस। क्योंकि देखें इसकी फर्स्ट वेव जहां से शुरू हो रही है वहां से एग्जैक्ट कौन सी वेव शुरू हो रही है? सेकंड। तो जब पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का होता है तो उस वक्त इफेक्ट क्या होता है कि क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, और ट्रफ जो है वो किसके ऊपर आ जाता है? ट्रफ के ऊपर। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास इंटरफेरेंस होती है वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रही होती है। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या होता है? दोनों की इक्वल विड्थ होती है, बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर हम स्पेसिंग फाइंड करना चाहते हैं दो फ्रिंजेस के दरमियान में तो उसकी वैल्यू डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी होती है, और ये सेम होती है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एज वेल एज फॉर डार्क फ्रिंजेस। अपीयरेंस ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स इज ड्यू टू, थिन फिल्म के अंदर जो अपीयरेंस ऑफ कलर्स होती है दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस।
उसकी रीज़न ये है कि आमतौर पे थिन फिल्म में वाइट लाइट यूज़ होती है और वाइट लाइट जो है वो बेंड होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं इसकी। डिफरेंट वेवलेंथ्स का मतलब है इनका जो फेस डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो सारे ब्लू कलर होंगे उनका आपस में वो कोहेरेंट होंगे, सारे येलो आपस में कोहेरेंट होंगे, सारे ग्रीन आपस में कोहेरेंट होंगे। तो ये सारे कलर आपस में इंटरफेरेंस कर रहे होंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पर कर रहे होंगे। डिफरेंट पॉइंट्स पर करने की वजह से हमें हर पॉइंट पर एक डिफरेंट कलर नजर आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऑयल फिल्म है कि ऑयल फिल्म के अंदर से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो इंटरफेरेंस को शो करती है। कि नेक्स्ट इज द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है, अगर हम ब्लू लाइट देखें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट इट इज शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ अमंग ऑल द कलर्स। और इस वजह से होता क्या है कि ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो लार्ज होती है, इट हैज लार्ज स्कैटरिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है वेवलेंथ के ऊपर। जितनी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो आमतौर पे हम स्काई के अंदर ब्लू कलर ज्यादा इसलिए देखते हैं क्योंकि जब सन की लाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो अर्थ की एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के बाद जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है इन ऑल डायरेक्शन। और इस वजह से जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आ रहा होता है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। हम दो कोहेरेंट सोर्सेज को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे सोर्सेज जो क्रस्ट और ट्रफ को सेम टाइम पर भेज रहे होंगे। ठीक है, यानी जिनमें क्रस्ट और ट्रफ जो है वो सेम टाइम पर पहुंच रहा होगा, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? दो सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कहते हैं कि ऐसे सोर्सेज जिनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? दोज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर हमें इंटरफेरेंस को ओबे करवाने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे डिफरेंट लैंप्स की बात की हुई है और दो डिफरेंट सोर्सेज कभी भी, डिफरेंट लैंप्स जो हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं बना रहे होते क्योंकि उनके अंदर फेज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी इंटरफेरेंस को शो नहीं करते, बल्कि इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करवाने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम एक ही सोर्स यूज करें और एक ही सोर्स से आगे दो स्लिट्स रख दें और उन स्लिट्स में से जब लाइट पास होगी तो वो दो सोर्सेज के तौर पे बिहेव करेगी, बट वो दो सिमिलर सोर्सेज होंगे क्योंकि वो दोनों सेम टाइप की लाइट को सेम सोर्स से एमिट करवा रहे होंगे। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नन ऑफ अबव है कि when one mirror of Michelson interferometer is moved a distance of 0.5 मिलीमीटर। जब हम एक मिरर को मूव करते हैं, डिस्टेंस कितना है? दैट इज 0.5। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर अगर हम देखें तो उसकी इक्वेशन है m lambda by 2 l is equal to, where l is the shift और डिस्प्लेसमेंट, जितना हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं मिरर को। ठीक है, शिफ्ट इन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे l जो है ये दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है वेवलेंथ और m हमारे पास है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कि फ्रिंजेस कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व 2000 फ्रिंजेस और इसको डिस्टेंस कितना मूव करवा रहे हैं? 0.5। तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो l की जगह हम पुट कर देते हैं 0.5, मिलीमीटर की वजह से यहाँ पे मिली को खत्म कर देते हैं 10⁻³ m की जगह 2000 आ जाएगा, लैम्डा हमने फाइंड करना है 2 वैसे आ जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 2 इट बिकम्स 1000 इंटू लैम्डा और 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये 10,000 है, ये इधर आके नीचे क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 10⁻³ इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये -6 है, अगर मैं इसको पॉइंट को मजीद इधर मूव करवा के 3 जीरोज और लगा दूं तो यहाँ पे आ जाएगी 10⁻⁻4। ये आपको पता है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कर सकते हैं 5000 इंटू 10⁻10 और 10⁻10 जो है इसको हम एंगस्ट्रम में डायरेक्ट लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्रम, बिकॉज 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10। In Young's double slit experiment, the slit separation is made three folds. Slit separation, Young's double slit experiment के अकॉर्डिंग जो स्लिट विड्थ है वो इसके इक्वल होती है फ्रिंजेस की जो विड्थ है। डेल्टा y इज द फ्रिंज विड्थ, यानी जो ब्राइट और डार्क स्पॉट बन रहे हैं उनके विड्थ, और जो l है इट इज द डिस्टेंस
ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द स्क्रीन एंड डी इज द स्लिट सेपरेशन। तो इसने कंडीशन ये दी है कि हम स्लिट सेपरेशन यानी डी डैश को 3 टाइम्स कर देते हैं, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? बहुत सिंपल है, देखें डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर हम इसको 3 टाइम्स करें तो इसका मतलब है कि जो फ्रिंज विड्थ है ये 1/3 हो जाएगी, बिकॉज ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो है ये किस ऑर्डर के होते हैं? तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -10 मीटर, या इसको हम 1 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं, और इन इसलिए सी ऑप्शन आंसर होगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम एक्स रेज की डायफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर जो उनके आपस में दो क्रिस्टल्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है जो कि उनकी स्लिट्स विड्थ के रिलेट हो जाता है, तो वो डिस्टेंस भी तकरीबन कितना होता है? 10 पावर -10। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फॉलिंग एट एन एंगल, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ऑन अ क्रिस्टल ऑन एटॉमिक स्पेसिंग दी हुई है 2 × 10 पावर -10, दिस इज डी फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन इज। तो ये यहाँ पे डायफ्रैक्शन, यहाँ पे जो हम टॉपिक यूज करेंगे, जिस टॉपिक का फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। एक्स रेज की डायफ्रैक्शन जो क्रिस्टल से हो रही होती है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या है? दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, d की जगह आ जाएगा 2 × 10 पावर -10 और sin 30 वैसे आ जाएगा साथ, n फाइंड करना है हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n 1 आ जाएगा और लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × 10 पावर -10, sin 30 होता है 1/2, तो ये बन जाएगा 2 × 10 पावर -10 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। A diffraction grating has 500 lines per millimeter, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं दैट इज 500, और पर मिलीमीटर का मतलब है जो लेंथ है दैट इज 1 मिलीमीटर। इट स्लिट स्पेसिंग के लिए आमतौर पे इसको डिनोट करते हैं डी से, या इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है, इसमें हम नंबर ऑफ जो हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लाइन से, यानी अगर हम 1 मिलीमीटर को डिवाइड कर दें 500 से तो इसका आंसर बनेगा 2 × 10 पावर -3, ठीक है, और ये आंसर 2 × 10 पावर -3 मिलीमीटर में होगा, क्योंकि जो हमने वैल्यूज पुट किए हैं वो भी मिलीमीटर में किए हैं। बाय हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ। हाइगन्स वेव थ्योरी देखिए बहुत क्लियर है, इसमें एक्चुअली हम वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं कि सोर्स जो है वो कैसे वेव्स को एमिट कर रहा होता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द वेव नेचर ऑफ लाइट, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसलिए इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हाइगन्स वेव थ्योरी के मुताबिक हम पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब भी किसी मेटल की सरफेस पर लाइट आके स्ट्राइक करती है तो उसके लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्ट्राइक करने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इस फिनोमेना को इट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि वो जाके वहां पे अपनी एनर्जी को डिलीवर करते हैं, मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ पोलराइड। पोलराइड एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से जब लाइट पास होती है तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देता है। अनपोलराइज्ड लाइट मींस जिसमें जो ऑसिलेशन है वो हर डायरेक्शन में हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट को देखें तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनमें जो ऑसिलेशन है वो आमतौर पे 2 डायमेंशंस में हो रही होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह की ऑसिलेशन जब बहुत ज्यादा डायमेंशन में हो रही होती है और जब ये पोलराइड में से पास होती है तो एक सिंगल डायमेंशन की जो ऑसिलेशन है वो रह जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पोलराइड कहते हैं, और ये प्लेन पोलराइजेशन कर रहा होता है, यानी सिर्फ एक प्लेन के अलोंग जो है वो पोलराइजेशन कर रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेन पोलराइज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। साउंड वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। आमतौर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज कर रहे होते हैं, उनकी ऑसिलेशंस को हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जबकि जो साउंड वेव्स हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वेव्स को हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते। द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय। इंटरफेरेंस की जो का फिनोमेना है उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। इंटरफेरेंस इट डिपेंड्स ऑन वेव्स,
और जितनी भी वेव्स होती हैं उन सब में हम इंटरफेरेंस को शो करवा सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, तो सब में ही हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव होगा। टू कोहेरेंट सोर्सेज, नेक्स्ट इज टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। ये वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं 6000 एंगस्ट्रम और स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज L 25 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन वुड बी, तो हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा वी ऑलरेडी नो 6000 एंगस्ट्रम 10 पावर माइनस 10, L की वैल्यू जो है डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द स्क्रीन दैट इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 2, और जो स्लिट्स की आपस में विड्थ है वो 1 मिलीमीटर है, यानी यहाँ पे हम 1 मिलीमीटर की जगह पुट कर सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये आंसर बन जाएगा 0.015 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले ये मीटर में आएगा फिर हम उसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अ थिंग दैट एमिट्स इट्स ओन लाइट इज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी ही लाइट एमिट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस। आमतौर पे इसकी एग्जांपल जो है वो सन है या कोई भी ऐसे सोर्सेज जो अपनी लाइट खुद एमिट करे हो। नॉन ल्यूमिनस जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं कर रहा होगा, ऑपोजिट। इनकैंडेसेंट दैट इज ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कर रहा होता है आफ्टर हीटिंग, जैसे आमतौर पे एक बल्ब करता है। बल्ब क्या कर रहा होता है कि वो हीटअप होने के बाद फिलामेंट लैंप जो होता है वो हीटअप होने के बाद लाइट को एमिट कर रहा होता है। और ब्राइट आमतौर पे एक जनरल वर्ड है, ये किसी भी तरह से लाइट को एमिट कर रहा होगा। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इज कवर्ड देन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक स्लिट को कवर कर देंगे तो देखें जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो सोर्सेस, और वो दो सोर्सेस क्या होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट। तो जब हम एक स्लिट को कवर करेंगे तो उसकी वजह से एक सोर्स तो खत्म हो जाएगा, जब एक सोर्स खत्म हो जाएगा तो दो सोर्सेज वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी और हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। लेकिन डायफ्रैक्शन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती। डायफ्रैक्शन के लिए अगर एक स्लिट भी होगी तो उस स्लिट के जो कॉर्नर्स होंगे वहां से लाइट बेंड करेगी, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल। तो इस वजह से हमें जो इंटरफेरेंस है वो तो शो नहीं होगी, लेकिन जो डायफ्रैक्शन है वो शो हो सकती है। मतलब उसका कुछ हिस्सा जहां तक लाइट पहुंच रही होगी वो ब्राइट नजर आएगा, जहां नहीं पहुंच रही होगी वहां डार्क नजर आएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक है, यानी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस शो नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है हमें एक ब्राइट और एक डार्क फ्रिंज ड्यू टू डायफ्रैक्शन नजर आए। ओके, नेक्स्ट है 36, दैट इज द फिगर शोज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, P एंड Q आर द स्लिट्स, और जो उनमें पार्ट डिफरेंस है, यानी P से X और Q से X तक का जो पार्ट डिफरेंस है, पाथ लेंथ है n, ये हमारे पास n लैम्डा और n प्लस 2 लैम्डा है, वेयर n इज अ होल नंबर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। टेकिंग द सेंट्रल फ्रिंज इज 0, अगर हम सेंट्रल फ्रिंज को 0 कंसिडर कर लें तो x पर क्या बनता है, यानी x पे अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, हम फाइनल वेव की जो पाथ लेंथ है उसमें से दूसरी वेव को माइनस कर देते हैं, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस है आप देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 लैम्डा, ठीक है। और अगर हम वैसे इसको यंग डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट से इसके टॉपिक से रिलेट करें तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा किसके लिए होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेयर n इज द ऑर्डर, यानी पहला फ्रिंज, दूसरा फ्रिंज, तीसरा फ्रिंज। तो यहाँ पे होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्योंकि n लैम्डा है, लेकिन 2 शो कर रहा है कि ये सेकंड फ्रिंज होगा, सो इसलिए यहाँ पे आंसर सेकंड ब्राइट फ्रिंज होगा। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क द मिरर शुड डिस्प्लेस थ्रू, जब हम आमतौर पे ब्राइट टू ब्राइट की डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ नोट करते हैं माइकल फ्रिंज में, दो एडजेसेंट ब्राइट टू ब्राइट या डार्क टू डार्क फ्रिंजेस की डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं, तो उस वक्त जो पार्ट डिफरेंस आ रहा होता है, जो मिरर को हम डिस्प्लेस कर रहे होते हैं वो लैम्डा बाय 2 कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ब्राइट टू डार्क की बात करेंगे तो वो उससे भी करीब हो जाएगा, यानी वो उसका हाफ हो जाएगा, तो इसलिए 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा लैम्डा बाय 4। सो दिस विल बी द आंसर। In Young's experiment, next is in Young's experiment the distance between the slits is reduced to half, ठीक है। जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है ये कंडीशन है कि स्लिट्स की जो विड्थ है दरमियान में आपस में वो हाफ रिड्यूस कर,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, एल को हमने डबल कर दिया 2l। अब हमने बताना है फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अगर हम न्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा वैसे आ जाएगा, एल की जगह क्या आ जाएगा 2l और डी की जगह क्या आ जाएगा d/2। तो ये 2 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा लैम्डा एल ओवर डी। और अगर हम इसको देखें तो ये डेल्टा वाई डैश इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा वाई, यानी इट विल बिकम 4 टाइम्स। फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, एक ही स्लिट से डायफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। इस तरह से सिंगल स्लिट में से जब वेव्स पास हो रही होंगी तो उसके बाद जो है वो अपने आप को बेंड कर रही होंगी अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल्स। और इस तरह से हमने देखना है कि अगर हम पहले येलो लाइट की जगह यूज कर रहे थे, बाद में उसकी जगह एक्स रेज यूज करें तो फिर पैटर्न किस तरह का होगा। डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि जो स्लिट्स की आपस में विड्थ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ द वेव के, यानी वो वेवलेंथ के तकरीबन इक्वल होनी चाहिए। अब येलो लाइट एक विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ और जो एक्स रेज की वेवलेंथ है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसकी रीजन ये है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ कंपैरेटिवली हाई है और एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा लो है। इतनी कम हम स्लिट्स के दरमियान विड्थ नहीं रख रहे, जबकि स्लिट्स की जो विड्थ है वो कितनी है, वी ऑलरेडी नो दैट स्लिट्स विड्थ इज 0.6 मिलीमीटर। तो इसलिए अगर हम इसको देखें तो 0.6 मिलीमीटर का जो 10⁻⁻10 के साथ कंपैरिजन है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए हम कोई भी डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करेंगे इस केस में। क्रिस्टल्स ऑफ अ मटेरियल कैन बिहेव एज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसकी रीजन ये है कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक्स रेज की डायफ्रैक्शन जो क्रिस्टल्स में से हो रही होती है, क्योंकि एक्स रेज की जो वैल्यू है वो उनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 है और क्रिस्टल्स की वेवलेंथ भी इसी ऑर्डर में होती है, तो इसलिए डायफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि जब क्रिस्टल्स की एक ऑर्डर्ड लेयर्स होती हैं और उसमें से फर्स्ट लेयर से जब लाइट आके स्ट्राइक करती है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पहुंचती है सेकंड लेयर में और फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव्स फर्स्ट लेयर की और सेकंड लेयर की वो जाके स्ट्राइक करती हैं तो उस हिस्से पर इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो आमतौर पे ये डायफ्रैक्शन भी होती है क्योंकि ये बेंड कर रहे होते हैं कॉर्नर से, ऑब्स्टिकल से, और इसलिए हम कहते हैं कि मटेरियल के जो क्रिस्टल्स हैं वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को शो कर रहे हैं। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज, अगर हम इसके अंदर देखें तो स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग है 0.1 मिलीमीटर और स्क्रीन को कितना डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है 1 मीटर पे, और वेवलेंथ कितनी यूज हो रही है 5000 एंगस्ट्रॉम। फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, सेम फार्मूला जैसे हमने पहले यूज किया है। इसके लिए वैल्यूज पुट कर देंगे 5000 इंटू 10⁻⁻10 और एल की जगह आ जाएगा 1 और डी की जगह आ जाएगा 0.1 और मिली के लिए आ जाएगा 10⁻⁻3। तो इसके लिए आंसर बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 और -2। और ये जो 5 इंटू 10⁻⁻10 है इसे हम इकट्ठा मिला के 0.5 लिख सकते हैं और -2 की जगह हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द L इज द डिस्टेंस, L डिस्टेंस है और X इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस एंड D बीइंग द स्लिट सेपरेशन। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, जो हम फ्रिंजेस की विड्थ डिनोट करते थे वो यहाँ पे X से शो की हुई है। अब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ की एक्सप्रेशन निकालना है। फार्मूला सेम वही यूज होगा, डेल्टा वाई इक्वल होता है लैम्डा एल ओवर डी। डेल्टा वाई की जगह आ जाएगा x, इट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो अगर हमने लैम्डा फाइंड करना है तो बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएंगे, इट बिकम्स एक्स डी ओवर एल। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, next is the similarity between the sound waves and light waves is, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के दरमियान जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही वेव्स हैं और वेव्स जो हैं ये एक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रही होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो ये हैं, ये डायफ्रैक्शन को शो कर रही होती हैं, उसके अलावा जो है इंटरफेरेंस को शो कर सकती हैं वेव्स, उसके अलावा रिफ्लेक्ट कर सकती हैं और रिफ्रैक्ट हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन आंसर होगा, बिकॉज इनकी नेचर तो डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लाइट और दूसरी जो है वो मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल है और इस तरह, लेकिन इनमें जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये वेव्स की प्रॉपर्टीज को, इंटरफेरेंस को एग्जिबिट कर सकती हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल स्पॉट ऑन द स्क्रीन इज, अगर हम सेंट्रल स्पॉट की बात करें तो वो स्क्रीन में क्या होता है, दैट इज ब्राइट। उसकी रीजन ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
नॉर्मल एडजस्टमेंट के दौरान जो पाथ डिफरेंस बन रहा होता है बिटवीन द इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, वो आमतौर पे क्या होता है, जीरो। और जब पाथ डिफरेंस जीरो हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो, जब भी पाथ डिफरेंस जीरो हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो, तो उस टाइम जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हो रही होती है, क्योंकि जो क्रस्ट है वो क्रस्ट पर फॉल कर रहा होता है और जो ट्रफ है वो ट्रफ पर फॉल कर रहा होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो हमें फ्रिंज शो होता है वो ब्राइट होता है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम, इनमें से कौन से कलर के लिए फ्रिंज विड्थ मिनिमम होगी। फ्रिंज विड्थ का अगर हम फार्मूला देखें तो इट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। यहाँ पे कलर्स की बात हो रही है, इट मींस यहाँ पे हम डेल्टा वाई को रिलेट कर रहे हैं सिर्फ वेवलेंथ के साथ। तो इनमें से जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी उसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो मिनिमम होगी। तो इन गिवन कलर्स में से वॉयलेट कलर की जो फ्रिंज विड्थ है वो शॉर्टर होगी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बाकी तमाम की निस्बत जो है वो शॉर्टर है, इसलिए इसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो शॉर्ट होगी। In Young's double slit experiment, when the wavelength used, this is wavelength, and screen is that centimeter from the slits L, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -2 से, और ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ ऑलरेडी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को हम लिखें तो 10 पावर -10 हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ जो है ये दी हुई है 0.012 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर से खत्म करने के लिए कर देंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डी फाइंड करना है। तो फार्मूला वही यूज होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, और डी किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर डेल्टा वाई। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 6000 इंटू 10 पावर -10, आगे आ जाएगा 40 इंटू 10 पावर -2, और डेल्टा वाई की जगह जो है ये आ जाएगा 0.012 इंटू 10 पावर -2। सो इट विल बिकम 0.2 इंटू 10 पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 0.2 सेंटीमीटर। Two identical waves sources emit light of same wavelength. These light rays will exhibit interference. ठीक है, सेम वेवलेंथ की वो लाइट एक जैसे सोर्सेज एमिट करें, और इंटरफेरेंस कब होगा। इंटरफेरेंस के लिए देखें, जब सेम वेवलेंथ है तो इट मींस कि ये मोनोक्रोमेटिक है। इंटरफेरेंस की दो कंडीशंस हैं, एक तो लाइट सोर्सेज जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। These are the two conditions for interference. फर्स्ट गिवन है, उसने दी हुई है कि ये ओबे हो रहा है। सेकंड कौन सी होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो ए ऑप्शन आ जाएगा कि उनका फेज डिफरेंस आपस में कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वो क्रस्ट और ट्रफ को एक ही टाइम में भेजें, ठीक है। इस तरह से जो है उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन होगा। वेव नेचर ऑफ लाइट फॉलोज बिकॉज, वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो क्यों फॉलो हो रही होती है। अगर हम इनमें से देखें तो कौन सी कंडीशन हमें बताती है कि लाइट की वेव नेचर है, तो वो यही है, दैट इज इंटरफेरेंस। क्योंकि वेव नेचर की वजह से वेव्स जो होती हैं वो हमेशा कुछ फिनोमेना को ओबे कर रही होती हैं। फर्स्ट वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ओबे कर रही होती हैं। सेकंड वो रिफ्रैक्ट कर सकती हैं, एंटर हो सकती हैं किसी भी दूसरे मीडियम में कुछ वेव्स, और तीसरा वो इंटरफेरेंस शो कर रही होती हैं, और चौथा जो है वो डायफ्रैक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह ये वेव नेचर को शो कर रहा होता है। जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, इसमें जब लाइट जाके स्ट्राइक करती है तो उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स द पाथ डिफरेंस शुड बी, पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, चाहे वो 1 वेवलेंथ हो, 2 वेवलेंथ हो, 3 वेवलेंथ हो। यानी अगर एक वेव दूसरी वेव से 1 कंप्लीट वेव आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है, इसकी फर्स्ट वेव ये है, सेकेंड वेव यहां से शुरू हो रही है, अब एक और वेव आती है वो यहां से स्टार्ट होती है जहां से दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ का है, यानी एक वेव दूसरी वेव से 1 वेवलेंथ आगे है, तब भी इसका क्रस्ट के ऊपर आ रहा है और ट्रफ के ऊपर आ रहा है। इस केस में भी जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है कि डिस्ट्रक्टिव के केस में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का मल्टीपल होता है, यानी 1 λ/2 या उसके बाद जो है वो 3 λ/2 या 5 λ/2। Okay, in this MCQ, the condition is given in a 2 separate setups. The fringes of equal width are observed. Equal width का मतलब है डेल्टा y1 is equal to डेल्टा y2.
और जो उन दोनों के लिए जो लाइट्स यूज हो रही हैं दो सेटअप्स की, उनकी रेशियो कितनी है, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1:2। इसको हम यूं लिख सकते हैं, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/2। जबकि स्लिट सेपरेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू d1 ओवर d2, दैट इज इक्वल टू 2/1। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें इसको हम अभी आगे इक्वेशन में यूज करेंगे, d2 ओवर d1 क्या हो जाएगा, 1/2। अब हमने उनके दरमियान में डिस्टेंसेस की रेशियो निकालनी है, डिस्टेंसेस बिटवीन द फ्रिंजेस एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फ्रिंजेस और स्लिट्स की जो सेपरेशन है ये फाइंड करनी। तो हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करेंगे और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेटअप के लिए हम ये इक्वेशन लिख देंगे, डेल्टा y1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 L1 ओवर d1। और सेकेंड सेटअप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 L2 ओवर d2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हम सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को हम सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। अब जो उसने कंडीशन दी है, कंडीशन के मुताबिक ऊपर हमने लिखा था कि दोनों की जो विड्थ है फ्रिंजेस की वो सेम है। सेम विड्थ होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो हम इसकी फ्रैक्शन को, नीचे वाली फ्रैक्शन को उलट देंगे, क्योंकि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो हम उसको उलट देते हैं। ठीक है, अब मैं इनकी अलग अलग रेशियोज कर लेता हूँ, यानी जो अगर हम देखें तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 मल्टीप्लाई, अगर हम देखें L1 ऊपर है L2 नीचे, इसको यूं लिख देते हैं, मल्टीप्लाई D2 ऊपर है और D1 नीचे, इसको यूं लिख लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके इस तरह लिख लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 वाज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई D2 ओवर D1, अगर हम देखें तो ये भी 1/2 था। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ये बन जाएगा 1/4 इंटू L1 ओवर L2 इट इज इक्वल टू 1। ये 1/4 ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4। सो इन दोनों की जो रेशियोज है लेंथ की, दैट इज इक्वल टू 4। सो 4:1 भी हम इसको कह सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। ओके जी, थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो कि इस लेक्चर में आपके काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह के पॉसिबल एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपकी तरफ से हमें एक छोटी सी सपोर्ट मिल सके और हम आइंदा आपके लिए मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।